Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about a cell life, that is virus, from chapter 5 for class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the term viruses, in which we have discussed about the status of virus, discovery of virus, classification of viruses, and also discuss about the general structure of virus. Now first we discuss about the virus, where how we can define as a virus. Virus are the known cellular particles which causes disease in every known type of a cell. वायरस एक ऐसा पार्टिकल है नेचर में जो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है इंटर होता है तो वो डिजीज़ काज करता है, और इस पार्टिकल को जो है हम क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे. इट इज़ कंसीडर एज अ बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो वायरस है वो बॉर्डर लाइन पर एग्जिस्ट करता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉर्डर लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है. अब उसको हम जो स्टेटस है वो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग करेक्टरिस्टिक्स के को कंसीडर की जाती है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन लिविंग के लिए कंसीडर की जाती हैं. पहले हम लिविंग करेक्टर को अगर हम डिस्कस करें तो वायरस पोजेसेस द न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ DNA और RNA, एंड वायरस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ जीनोम दैट इज़ DNA और RNA. वायरस ने एक टाइम पे एक किस्म का जो है जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया होता है इन जो या वो DNA को कंटेन करेगा या RNA को कंटेन करेगा. और दूसरे ये लिविंग कार्बोन दे आर प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट सेल. और ये इसका लिविंग करेक्टर क्या है कि ये एक तो न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट है, और ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो जाएगा तो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये लिविंग करेक्टर शो करेगा. ये अपने रेप्लिकेशन करेगा, जिसकी मदद से क्या है अपने रिप्रोडक्शन करेगा, जो कि क्या होगी कि लिविंग करेक्टर का हिस्सा है. फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि आउटसाइड द होस्ट सेल दे एक्ट एज अ रेप्लिकेटिंग यूनिट. आउटसाइड द सेल जो है ये बेसिकली जस्ट लाइक अ रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जैसे रेप्लिकेशन होती है, जैसे DNA की रेप्लिकेशन होती है, बाहर जो है ये जब मॉलिक्यूल मौजूद होता है तो ये रेप्लिकेटिंग यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट करता है. आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर एग्जिस्टिंग एज अ रेप्लिकेशन यूनिट. रेप्लिकेशन की तरह, मतलब रेप्लिकेटिंग यूनिट की तरह एग्जिस्ट करेगा जब जैसे ही ये जो है अपना DNA को इंटर कर देता है होस्ट सेल के अंदर, देन दे at the biosynthetic machinery of the host cell and make their own proteins and जो उनसे उसको प्रोटीन्स और जो उसके यूजेस के कंपोनेंट्स हैं वो बनाना शुरू कर देगा, और ये जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा. तो आउटसाइड इट इज़ जस्ट लाइक अ रेप्लिकेटिंग यूनिट, और जैसे इनसाइड ये बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो रिप्रोडक्शन करेगा, और जिसकी मदद से ये जो है अपनी मर्ज़ी के जो बायोसिंथेटिक मशीनरी पे अटैक करने के बाद अपनी मर्ज़ी के प्रोटीन्स और अपना जीनोमिक मटेरियल को इंक्रीज़ करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा ये लिविंग करेक्टर के अंदर जो है हम इसे कंसीडर करेंगे. इट पोजेसेस ओनली वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एट अ टाइम. और इसके पास जो है जो वायरस के अंदर जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो सिर्फ एक ही किस्म का जीनोमिक मटेरियल जो है जो पोजेस किया होता है, या उसके अंदर DNA मटेरियल मौजूद होगा या RNA मटेरियल मौजूद होगा इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. अगर हम उसकी वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो पहले भी हमने ये बात की है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो DNA और RNA है, और वो एक टाइम पे सिर्फ एक जो है उसने जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया होगा, या वो DNA वायरस होगा या फिर वो RNA वायरस होगा. तो ये करेक्टर है जो लिविंग करेक्टरिस्टिक्स, जो उसको प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग करेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, और इट इज़ कंसीडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हम देखते हैं कि स्टेटस और वायरसेस में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक. दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड शो लाइफ एक्टिविटीज़. सबसे पहली जो है इसकी ये प्रॉपर्टी है
कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट से मुराद ये है कि इट कैन ओनली बी रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, कि ये बाहर जब होस्ट सेल के बाहर होता है तो ये जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसके अंदर जो है मतलब ये डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं है, ये लाइफ एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा क्या है, ये जब तक होस्ट सेल के अंदर इंटर नहीं होगा तब तक ये अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को एग्जिबिट नहीं कर सकता। तो ऐसी प्रॉपर्टी के ये बाहर है, जब तक होस्ट सेल के बाहर है तो इस वजह से ये क्या है, अपने आप को ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सक रहा। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि जब तक ये होस्ट सेल के अंदर इंटर नहीं होगा तब तक यह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा, लाइफ एक्टिविटी शो नहीं कर सकेगा। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन लिविंग। फिर इसके बाद जो है दे हैव द एबिलिटी ऑफ केमिकल्स एंड रिमेन इनर्ट। ये भी क्या है, ये बेसिकली पार्टिकल इन नेचर है, और जब तक ये होस्ट सेल्स के बाहर रहेगा तो ये जो है किसी किस्म की भी जो है मतलब इनर्ट से मुराद ये कोई, ये किसी को जब तक अपने स्पेसिफिक होस्ट के पास नहीं पहुंच जाता तब तक ये किसी के साथ भी कोई भी एक्शन या कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस शो नहीं करेगा। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल इन नेचर, केमिकल इन नेचर का है, और ये तब बेसिकली क्या होता है, दे शो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कोई भी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। दैट्स वाई दे आर इनर्ट, remain inert, and when they enter into a specific host then they show their characteristics of the living organism। फिर जाके जब ये इंटर हो जाएगा फिर जाके ये अपनी जो प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली वो शो करेगा। जब तक ये होस्ट सेल के बाहर है ये क्या है कि ये जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को शो नहीं कर सकता, ये एज अ पार्टिकल इन नेचर प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज for non-living organism। They undergo mutation is a part of the non-living nature, और हर वक्त क्या इनके अंदर चेंजेस क्या होती रहती हैं, मुटेशन काज होती रहती है इनके। तो मुटेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि जो मुटेशन काज हो रही है इसके जो कंपाउंड्स हैं वो मतलब जो आपके समझे इसके जो जीनोम जिस डीएनए मटेरियल है उसके अंदर मुटेशन काज होती रहती है, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉन लिविंग नेचर। मतलब ये इसके अगर जो जीनोमिक मटेरियल चेंज भी हो जाए लेकिन ये क्या है बाहर ये रिप्रोडक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर रहा, केमिकल कंपाउंड की तौर पे एक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इन नेचर है, तो उसके अंदर अगर तब्दीली आती भी जाती है, म्यूटेशन आती भी जाती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जिसकी वजह से ये जो करैक्टर है हम इसको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करेंगे। दिस इज इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी से मुराद ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टिमुलस। ये जो है जब बाहर है एज अ पार्टिकल इन नेचर है, और जब ये अपने स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ जब ये अटैच हो जाएगा, ये उसके रिसेप्टर साइड पे अटैच होगा तो दे एक्ट एज अ स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं कि ये जो है बाहर पार्टिकल इन नेचर है और ये क्या स्टिमुलस के तौर पे क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इन्फ्लुएंस करे स्टिमुलस को तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी बोलते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच मेक देम नॉन लिविंग। और ये बात आपने याद रखनी है कि स्टेटस ऑफ वायरस को हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज है और कुछ नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज है। लिविंग प्रॉपर्टीज ये है कि जब ये इनसाइड द होस्ट सेल मूव कर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करेगा और अपना जीनोमिक मटेरियल बनाएगा और उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन को शो करेगा। दैट्स व्हाई दे आर द लिविंग प्रॉपर्टी। और जब तक ये होस्ट सेल के बाहर रहता है ये कोई भी जो है जो मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर सकता, रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकता और जो है पार्टिकल इन नेचर है, पार्टिकल की फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज इसको नॉन लिविंग कैरेक्टर बनाती हैं। तो ये तो था स्टेटस ऑफ वायरसेस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस जो है वो इन द लेट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड फेमस बैक्टीरियोलॉजिस्ट लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच वर वर्किंग ऑन बैक्टीरियल डिजीज। जब लुईस पास्चर और रॉबर्ट कॉच जो वर्किंग कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज पर, बट दे फाउंड दैट दिस डिजीज वर नॉट बैक्टीरियल।
उन्होंने ये फाउंड किया कि ये जो डिजीज़ काज था, बेसिकली वो टोबैको प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, टोबैको प्लांट लीव्स पर काम कर रहे थे, जिस पे उन्होंने ये बात जो है वाज़ेह करी कि जो टोबैको लीव्स में जो मोल्टेड और रिंकल्ड हो जाते हैं, जो मुड़ जाते हैं, बेसिकली जो मोल्टेड का मतलब ये है कि वो जो रोल कर जाते हैं, तो वो तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, वो समझते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज़ काज हुई है, लेकिन उन्होंने ये फाइंड किया कि ये जो डिजीज़ है ये बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ काज नहीं हुई है। फिर फर्दर मोर it was soon discovered that virus could be held responsible for this disease by a Russian microbiologist Ivanovsky ने इसको डिस्कवर किया 1892 में। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ये जो डिजीज़ हो रही है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरसेस, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही बल्कि वायरस की वजह से हो रही है। और उसने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, ही extracted the juice from the infected tobacco leaf and filtered through a filter paper, fine filter paper made up of porcelain from which bacteria could not pass। और जो है उसने फाइन फिल्टर पेपर जो है था किसका बना हुआ, पोर्सिलीन का बना हुआ था, उससे जब पास किया तो ये एजेंट क्या हो गया था, पास हो गया था। तो इसका मतलब ये इतना स्मॉलेस्ट एजेंट है कि वो इस फिल्टर पेपर से, पोर्सिलीन के फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, जबकि बैक्टीरिया जो है वो पोर्सिलीन के जो फिल्टर पेपर है, फाइन फिल्टर पेपर और पोर्सिलीन, उससे पास नहीं कर सकता। तो जब उसने उस फिल्ट्रेट को रब किया हेल्दी टोबैको प्लांट पर, तो हेल्दी टोबैको प्लांट ने भी जो है सिम्टम शो कर दिए। तो इससे उसने प्रूव कर दिया देयर आर सम ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द टोबैको disease, tobacco mosaic disease, and it is smallest than the bacteria। तो उसने ये बात कंफर्म करी कि जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, और वो जो है वो ये डिजीज़ काज कर रहा है। कौन सी, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ काज करेगा। फिर इसके बाद फर्दर ऑन 1898 में लोफ्रेल साइंटिस्ट ने डेमोस्ट्रेट किया था फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल काज बाय द वायरसेस। ये को और जो है वायरस डिजीज़ के बारे में पता चला कि जो फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो कैटल्स के अंदर जो काज करती है। फिर 1930 के अंदर पीपल टुक इंटरेस्टेड इन वायरोलॉजी, वन वाज एबल टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ द वायरस फ्रॉम द होस्ट सेल। अब इनमें से 1930s में जाकर जब लोगों ने इसकी जो साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च करी, और वायरोलॉजी के दी स्टडी ऑफ वायरसेस का वायरोलॉजी जो ब्रांच है उस पर उन्होंने जब ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना शुरू करी, तो फिर तकरीबन 1930s में वो एबल हुए कि प्योर सैंपल ऑफ वायरस को कलेक्ट करने पे जो है वो उन्होंने आइसोलेट किया। और 1935 में जो स्टेनले था उसने जो है टोबैको मोज़ेक वायरस को जो है वो आइसोलेट किया था इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और उसका स्ट्रक्चर बताया था रॉड शेप का उसका स्ट्रक्चर होता है। और फिर और ये बताया कि ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द टोबैको मोज़ेक डिजीज़ इन टोबैको प्लांट। तो और ये सबसे पहले जो क्रिस्टल फॉर्म में जिसने आइसोलेट किया था वो कौन था, स्टेनले था। और 1935 में जाके ये आइसोलेट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चला था कि ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। फिर इसके बाद जो है ये अब ज़ाहिर बात है कि जो वायरस था उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है कंफ्यूजन रही कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इस वजह से फिर हमने इसके स्टेटस में जब हमने पढ़ा कि इसको हमने बॉर्डर लाइन में रखा हुआ है, कुछ स्टेटस कुछ जो है उसके करेक्टर लिविंग वाले और कुछ करेक्टर उसके नॉन लिविंग वाले हैं। फिर इसके बाद जो है जो टोबैको मोज़ेक वायरस को जो कलेक्ट कर लिया गया था, ही डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योरीफाइड वायरस इन वाटर एंड रब्ड ओवर द हेल्दी टोबैको प्लांट टोबैको लीव्स पे। जब दोबारा ये जो क्रिस्टल्स थे जो टोबैको मोज़ेक वायरस के, उसको जब हेल्दी टोबैको लीव्स के ऊपर रब किया गया, देन द लीव्स शो द मोल्टेड कंडीशन। तो लीव्स ने दोबारा जो है तो जो है वो मोल्टेड कंडीशन, वो रोल बैक हो गए थे, तो वो कंडीशन शो करती। तो इसने प्रूव कर दिया
द लिविंग नेचर ऑफ वायरस, दिस वायरस वाज नेम्ड एज अ टोबैको मोज़ेक वायरस। और जब उसको रब किया गया तो ये बात कंफर्म होगी कि उसकी लिविंग नेचर है, क्योंकि आपने ये बात याद रखनी, जब आपने क्रिस्टल फॉर्म में वायरस को कलेक्ट किया, क्रिस्टल फॉर्म जो है बेसिकली जो है वो नॉन लिविंग थिंग होती है, वो पार्टिकल इन नेचर है। तो ये बात कन्फ्यूजन रही कि ये पार्टिकल इन नेचर है तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन अगर इसको जैसे अगर किसी हेल्दी प्लांट मतलब जैसे किसी भी ये हेल्दी ऑर्गेनिज्म पे अगर इंटर होता है तो ये जो है वो डिजीज़ काज करता है। तो उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने जब इसके ऊपर हेल्दी टोबैको लीफ के ऊपर रब किया था तो डिजीज़ काज हो गई थी। तो इसने इसको जो वायरस की नेचर को शो कर दिया कि ये लिविंग नेचर का है, कि जब ये होस्ट सेल्स से बाहर होता है तो नॉन लिविंग इन नेचर होता है, पार्टिकल इन नेचर होता है। और जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से के अंदर इंटर हो जाता है तो ये जो है वो लिविंग नेचर में आ जाता है और जो है वो अपनी मर्जी के जो है वो डीएनए और प्रोटीन बनाएगा, जिसके मुताबिक ये सिंथेसिस करेगा और जो है डिजीज़ काज करेगा अपने होस्ट जो ऑर्गेनिज्म उसमें डिजीज़ काज करेगा। तो ये तो था डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के बारे में कि कैसे जो है वायरस की डिस्कवरी हुई थी। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, उसकी शेप की बिना पर जो है वायरस की शेप की बिना पर जो है हमारे पास जो है कितने ग्रुप्स बनते हैं, 3 क्लासेस बनती हैं। स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप जो है हमारे पास जो राउंड या जो स्फेरिकल आपने जैसे एग है उस शेप का जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं स्फेरिकल शेप, जो पोलियो वायरस है या एचआईवी वायरस है। रोड शेप जो रोड की तरह हो उस वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। और टैडपोल शेप जो है वो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो ये आप देख सकते हैं, बैक्टीरियोफेज जो है वो टैडपोल शेप है, स्फेरिकल ये एचआईवी वायरस और जो डिनो वायरस है आप देख सकते हैं स्फेरिकल इन शेप है। तो ये तो एग्जांपल्स थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में के हिसाब से। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट दे अटैक, तो अगर ये किन किन होस्ट पे अटैक करते हैं उसके हिसाब से ये इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास पहले एनिमल वायरसेस हैं। एनिमल वायरस के जो वायरस एनिमल पर अटैक करें उनको एनिमल वायरसेस कहेंगे। और इन्होंने जो जीनोमिक मटेरियल कंटेन किया होता है या आरएनए होता है या डीएनए होता है जो कि ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्लांट वायरसेस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए जीनोम होता है। और जो बैक्टीरियोफेज है वो बेसिकली क्या है, जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर देता है तो उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट दे अटैक, मतलब जिन होस्ट पर ये अटैक करता है उसके हिसाब से इसकी 3 क्लासें बनती है, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। अगर एनिमल पर अटैक करे तो उसे हम एनिमल वायरसेस कहेंगे, प्लांट पर करे तो प्लांट वायरसेस कहेंगे, बैक्टीरिया पर करे तो बैक्टीरियल फेज उसको कहेंगे। और आपने याद रखना है जो एनिमल में डीएनए आरएनए दोनों किस्मों के वायरसेस पाए जाएंगे, उनके जीनोमिक मटेरियल पाया जाएगा वायरसेस में, और प्लांट वायरसेस में आरएनए जीनोम पाया जाएगा। और जो वायरस बैक्टीरिया में अटैक करता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो है वो हम कैप्सिड की बिना पर देखेंगे, कैप्सिड की बिना पर कि उसके पास कैसे जो है क्लासिफिकेशन हुई है। कैप्सिड बेसिकली वो जगह जहाँ पे जो है डीएनए मटेरियल को कंटेन जो किया होता है, जो आपके पास एक कुछ ये जो आउटर सर आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है रिंग सरफेस है, और ये देख रहे हैं तो ये बाहर आपको ये जो रीजन है ये रीजन बेसिकली क्या कैप्सिड है। तो अगर कैप्सिड की शेप कैसे हो, हेलिकल इन शेप हो, तो आपने ये बात याद रखना है कि उसको हम क्या बोलते हैं कि कैप्सिड की अगर शेप हेलिकल है तो उसको हेलिकल आपके हो जाएगी। और उसमें जो एग्जांपल जो होगी वो टोबैको मोज़ेक वायरस है स्ट्रक्चर की बिना। अगर उसका स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रल हो, ये पॉलीहेड्रल शेप का हो, तो वो आपके पास एडिनो वायरसेस है। अगर उसका शेप जो है आपकी कैप्सिड की शेप जो है वो स्फेरिकल है तो वो आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस है। और अगर वो उसकी शेप कॉम्प्लेक्स से मुराद है कि वो एसोहेड्रल पॉलीहेड्रल है और साथ उसके जो टेल फाइबर्स भी मौजूद हैं
तो एज ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसे वाले को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज हम कहेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि जो जिस पे जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये जो प्रोटीन कवरिंग है, ये जो प्रोटीन कोट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और अगर कैप्सिड हेलिकल इन शेप है तो अब जारी बात है उसे हम कहेंगे हेलिकल वायरस, भी जारी बात है। और उसकी एग्जांपल हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है, पॉलीहेड्रल शेप है, तो फिर हमारे पास एडिनो वायरस है, स्फेरिकल इन शेप है कैप्सिड, ये जो प्रोटीन कवरिंग है स्फेरिकल इन शेप है, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। और अगर वो कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रल शेप बना रही है तो वो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है। ये तो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसी तरह ये तो कैप्सिड के हिसाब से पढ़ा क्या, और कैप्सिड बेसिकली क्या है आपने ये बात याद रखनी है, जिसने जीनोमिक मटेरियल को कंटेन किया होता है, जो कवरिंग है जिसे आप प्रोटीन कोट बोलते हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज कैप्सिड। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में जीनोमिक मटेरियल आ जाता है कि कौन से उसने जीनोम कंटेन किया हुआ, आरएनए या डीएनए, उसकी बिना पर जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो अगर तो डीएनए वायरसेस हैं, कौन से हैं अगर तो डीएनए जीनोमिक मटेरियल है तो उसमें फिर हमारे पास दो तरह के आ सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड में हमारे पास इनवैलिड भी हो सकते हैं कि उसके पास आउटर कवरिंग मौजूद है कि नहीं है, और अगर आउटर कवरिंग नहीं मौजूद है तो अनइनवैलिड भी हो सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड है, अनवैलिड है, और सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए प्रेजेंट है तो उसे हम पैरो वायरसेस बोलेंगे। और इसमें जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, एल से मुराद क्या, लीनियर स्टैंड ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर मौजूद है। और ये अनइनवैलिड है, और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, पैरो वायरसेस। फिर इसी तरह डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर मौजूद है और इनवैलिड भी, आउटर कवरिंग भी मौजूद है, तो उसे में हमारे पास ये पॉक्स वायरसेस, हर्पेस वायरसेस आ जाएंगे। और इधर एल जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लीनियर स्ट्रक्चर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है। और सी से क्या मुराद आता है कि इस वायरस जो हमारे पास हेपेडना वायरस है उसके अंदर सर्कुलर जो है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये बता रहा है कि इनवैलिड भी है कि आउटर कवरिंग भी मौजूद है, सर्कुलर फॉर्म में डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर मौजूद है। और ये उसकी एग्जांपल है कि जो सर्कुलर है तो हेपेडना वायरस मौजूद है, अगर लीनियर स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो हर्पेस वायरस है, पॉक्स वायरस में भी लीनियर स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी तरह अगर अनवैलिड है, अनवैलिड से मुराद ये कि उसकी आउटर कवरिंग जो है वो मौजूद नहीं है, और आउटर कवरिंग मौजूद नहीं है इसलिए वो अनवैलिड है। और इसमें आपके पास एडिनो वायरसेस आ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका पेप्टिलोमा वायरस है, पोलियो वायरस है, जो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह पहली क्लास आपकी डीएनए वायरसेस की होगी जिसके जीनोम डीएनए होता है। फिर इसके बाद आपके पास आरएनए वायरसेस है। अब आरएनए वायरसेस में भी आपके पास क्या होते हैं, कुछ इनवैलिड होंगे, कुछ अनइनवैलिड होंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये प्लस और माइनस के जो बेसिकली क्या है ये शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आरएनए के ये स्ट्रक्चर स्टेन के हवाले से ये शो कर रहा है कि ये इनवैलिड हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ये इसके लिए शो कर रहे हैं। तो अगर तो वो इनवैलिड हैं तो आपने ये बात याद रखना है, ये उसके पिकोमा वायरसेस हैं, ये मुख्तलिफ उसके इनवैलिड हैं तो ये जो टैग वायरसेस मौजूद हैं तो उसमें मतलब आउटर कवरिंग मौजूद है। इसी तरह इनवैलिड अगर आरएनए मौजूद है, इनवैलिड भी है तो उसमें आपके पास ये एग्जांपल आ जाएगी। अगर तो उसके अंदर डबल कैप्सिड मतलब ये डबल आरएनए जो है आपके पास मौजूद होगा, डबल कैप्सिड से मुराद क्या है, डबल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए मौजूद होगा तो वो आपके पास रिगो वायरस कहलाएगा, रिगो वायरस कहलाएगा। ये जो आपके साथ यहाँ पे जो डबल कैप्सिड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या है मौजूद है, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे, रिगो वायरस बोलेंगे। और ये इनवैलिड भी है, रेट्रो वायरस। आपने ये बात याद रखनी है कि जो रेट्रो वायरस है उसमें ये जो होता है जिसमें आपने कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। कम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या मुराद है कि टेम्पलेट फॉर अ डीएनए
सिंथेसिस। इसके पास जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के, ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होता है फॉर द टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। कि इसका मतलब मसलन ये जो रेट्रोवायरस है इसमें कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। अब कम्प्लीमेंट्री डीएनए से क्या मुराद है कि आरएनए से क्या होता है, इसका डीएनए जो है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बनता है। तो ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरसेस बोलते हैं, कि जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बने, वो वायरसेस हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेट्रोवायरसेस कहलाते हैं। तो ये बेसिकली जो साइंस मौजूद है, ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड्स के लिए साइंस मौजूद है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो दिखा रहे हैं कि ये बेसिकली क्या है कि ये सिंगल और डबल स्टैंडर्ड्स के लिए साइंस मौजूद है। आपने बस ये बात याद रखें कि कुछ इसमें आपके पास क्या होते हैं, कि उनके पास आउटर कवरिंग मौजूद होती है और कुछों के पास आउटर कवरिंग मौजूद नहीं होती। अब इसमें प्लस और नेगेटिव जो आरएनए दिखा रहे हैं बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि ये डबल सिंगल स्टैंडर्ड जो है इसमें क्या है, आरएनए स्ट्रक्चर मौजूद है और ऐसे वायरस को रियो वायरस कहते हैं। अब आपको यहाँ पे प्लस आरएनए और वर्सेस डीएनए दिखा रहे हैं वाया डीएनए। इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगी और कम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा जी, और ये भी इन्वेलप्ड होगा और इस वायरस को हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए ये आपके पास 4 क्लासें बनती हैं जो, और उन क्लासेस के मुताबिक जो है ये एग्जांपल्स आती हैं कि इसमें कौन सा डीएनए मौजूद है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन के बारे में कि ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जिसमें डीएनए वायरसेस भी मौजूद होते हैं और आरएनए वायरसेस भी मौजूद होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में। तो अभी तो आज हम जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि वायरसेस में जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर, के बेसिकली कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है कंपोनेंट्स जो है या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मैच्योर वायरस पार्टिकल को क्या कहते हैं, द मैच्योर वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड एज वीरोन। तो वीरोन बेसिकली किसे डिफाइन हम कर सकते हैं कि मैच्योर वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वीरोन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ वीरोन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एक सेंट्रल कोर है और एक कवरिंग है। अब सेंट्रल कोर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जहाँ पे डीएनए मटेरियल या आरएनए मटेरियल मौजूद हो और साथ प्रोटीन्स मौजूद हो, उनको क्या कहते हैं, सेंट्रल कोर। और कवरिंग वो हिस्सा होता है जिसमें क्या है, जिसमें प्रोटीन कोर बनती है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। और अगर उसकी आउटर जो कैप्सिड जो प्रोटीन का कवरिंग हुई हुई है वो आपकी क्या कहलाएगी, कैप्सिड कहलाएगी। और उसके ऊपर बार्क जो है वो एक्स्ट्रा जो है मेम्ब्रेन मौजूद हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनवेलप। अब कुछों के अंदर ये एनवेलप मौजूद होती है और कुछों में ये एनवेलप नहीं मौजूद होती। तो कवरिंग के अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ कोड, प्रोटीन कोड विच इज कॉल्ड एज द कैप्सिड एंड समटाइम एक्स्ट्रा लेयर जो है अगर मौजूद है तो उसे हम एनवेलप कहेंगे। और कुछ वायरसेस में वो एनवेलप वायरसेस होंगे जिनमें एक्स्ट्रा कवरिंग मौजूद है, और जिसमें एक्स्ट्रा कवरिंग मौजूद नहीं है उसको हम नॉन एनवेलप्ड वायरसेस कहेंगे। और ये जो एनवेलप बेसिकली किससे बनती है, नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस, इट इज़ अ होस्ट ओरिजिन विद इन स्पेशल वायरल प्रोटीन। और ये बेसिकली क्या है, जो ये एनवेलप है, जब वायरस जो है वो अपने होस्ट को छोड़ के जा रहा होता है तो वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन की जो है वो कवरिंग अपने गिर्द बना लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनवेलप्ड वायरस। और ये होस्ट से वो अपनी कवरिंग बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ होस्ट इन ओरिजिन। तो होस्ट की वो मेम्ब्रेन को इस्तेमाल कर रहा है अपनी कवरिंग बनाने के लिए, तो इस वजह से ये होस्ट ओरिजिन है। जिस ऑर्गेनिज्म से वो जो है जब वो रिमूव होगा, वो उधर से वो जब मैच्योर होकर बाहर निकलेगा तो वो उसकी कवरिंग, आउटर कवरिंग को अपने गिर्द बना लेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनवेलप बोलेंगे। और इसका ओरिजिन क्या होता है, होस्ट ओरिजिन होता है। तो ये तो कवरिंग के बारे में था कि कवरिंग जो है वो कैसी होती है। इसमें एक कैप्सिड है और एनवेलप है। कैप्सिड प्रोटीन कोड को बोलते हैं और एनवेलप उसकी आउटर कवरिंग को बोलेंगे। ये किसी में प्रेजेंट होती है और किसी में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये तो था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में। तो आज हमने जो है बेसिकली वायरस को में स्टेटस, डिस्कवरी, क्लासिफिकेशन और उसका जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम जो है हम पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।